नमस्कार साथियों, मैं पवन जांगीड़ आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। तो साथियों, मैं हाजिर हो चुका हूं आप सभी के सामने, आप सभी के प्यारे विज्ञान विषय के 10th चैप्टर को लेकर, जिसका नाम रहने वाला है ध्वनि। और साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अलग अलग माध्यमों के बारे में कि अलग अलग माध्यमों के अंदर किस प्रकार से ध्वनि का संचरण होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि मानव का वाक् यंत्र क्या होता है। वाक् यंत्र के बाद साथियों अब आपको एक क्रियाकलाप करना है जिसके अंदर ये आपको पता चलेगा कि ध्वनि के अंदर द्रवों के अंदर ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। तो अब आप करेंगे क्या, अब आपको करना यह है साथियों कि एक टब को जल से भर देते हैं पहला काम आप ये करेंगे। फिर दूसरा काम क्या करना है कि एक हाथ में आपको छोटी सी घंटी लेनी है और उसे पानी के अंदर डाल देना है। एक हाथ में छोटी सी घंटी लेकर जल में डाल देते हैं। अब आपको अपने कान को इस टब के अंदर जो पानी आपने डाला है, इस पानी की सतह के पास आप अपने कान को लेकर जाएंगे। तो आप लिखना नेक्स्ट पॉइंट, अपने कान को टब में रखे जल की सतह के पास ले जाते हैं, जल की सतह के पास ले जाते हैं। अब आपको करना यह है कि इस घंटी को इस पानी के अंदर हल्का सा बजाना है। जब आप घंटी बजाएंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि घंटी जो है टब के आधार पर या टब की दीवारों को टच नहीं करनी चाहिए, उसको स्पर्श नहीं करनी चाहिए। तो आप लिखेंगे यहां पर पॉइंट, घंटी को हाथ से हिलाकर इस प्रकार बजाते हैं कि घंटी टब के आधार और दीवारों को टब के आधार और दीवारों को स्पर्श न करे या उसको टच नहीं करनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप जब अपने कान को उस पानी की सरफेस के पास में लेकर गए हैं या पानी की सतह के पास में लेकर गए हैं, आपको वहां पर चीज सुननी है। क्या आपको वहां पर घंटी की आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको घंटी का वहां पर साउंड ऑडिबल हो रहा है? तो आप लिखेंगे
ये चीज आप लिख चुके हैं। अपने कान को टब में रखे जल की सतह के पास ले जाते हैं, घंटी बजाने पर हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है। घंटी बजाने पर हमें क्या सुनाई देगी? उस घंटी की ध्वनि सुनाई देगी। इसका मतलब द्रव यानी लिक्विड के अंदर भी ध्वनि का संचरण हो सकता है। तो यहां पर आपने पानी यूज किया है, तो पानी के अंदर भी ध्वनि का संचरण हो रहा है, तो आप लिखेंगे अर्थात द्रवों में भी ध्वनि का संचरण होता है। पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप अपने कान को पानी की सरफेस के पास में लेकर जा रहे हैं, तो इतना पास में मत ले जाना कि पानी आपके कान के अंदर ही एंटर हो जाए। ठीक है, कान में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो आप ये भी चीज लिख दें, कान को पानी की सतह के पास इस प्रकार रखते हैं कि पानी कानों में प्रवेश ना करे या कान में प्रवेश ना करे। ठीक है, ये अपना पॉइंट हुआ यहां पर कंप्लीट। अब इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या रहने वाला है? ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। इस चीज को समझना है, तो इस चीज को समझने के लिए भी यहां पर आपको एक क्रियाकलाप करना होगा। आपको एक मीटर स्केल लेना है या धातु की 1 मीटर लंबी छड़ को लेना है। 1 मीटर लंबी छड़ को लेने के बाद आप उस छड़ के एक हिस्से को अपने कान के पास रखेंगे और दूसरे हिस्से को अपने फ्रेंड को कहेंगे कि दूसरे हिस्से पर क्या करे, वो उसको स्क्रैच करे, उसे खरोचे या उसके बाद कुछ खटखटाए। तो आप लिखेंगे एक मीटर स्केल लेकर उसके एक सिरे को अपने कान के पास रखते हैं तथा उसके दूसरे सिरे पर अपने मित्र के द्वारा या दूसरे सिरे पर अपने मित्र को खरोंचने के लिए या स्क्रैच करने के लिए कहते हैं। स्क्रैच करने के लिए कहते हैं, यानी एक सिरे को अपने कान के पास रखना है और दूसरे सिरे पर अपने फ्रेंड को कहना है कि उसे स्क्रैच करे।
तो जैसे ही वो स्क्रैच करेगा तो इस स्क्रैच करने की ध्वनि आपको यहाँ पर सुनाई देगी। ये जो सिरा आपने अपने कान के पास रखा है, इस सिरे पर आपको स्क्रैच करने की ध्वनि सुनाई देने वाली है। तो आप ये चीज लिखें, खरोंचने की ध्वनि स्केल के दूसरे सिरे, स्केल के दूसरे सिरे अर्थात कान के पास रखे सिरे पर, कान के पास रखे सिरे पर ध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। यानी स्केल का एक सिरा जो है उस पर आपका फ्रेंड स्क्रैच कर रहा है और दूसरा सिरा जो है स्केल का वो आपके कान के पास रखा हुआ है। तो जो आपका फ्रेंड उस स्केल के ऊपर स्क्रैच कर रहा है उसकी ध्वनि यहां से होते हुए दूसरे सिरे तक आपको सुनाई दे रही है। इसका मतलब आपने यहां पर जो स्केल यूज किया है, स्केल ठोस है, मतलब ठोस वस्तुओं के अंदर भी ध्वनि का संचरण हो सकता है या ठोस वस्तु में भी ध्वनि का संचरण होता है। तो आप ये चीज लिखेंगे, हमारे द्वारा एक स्केल का उपयोग किया गया है, स्केल का उपयोग किया गया है जो कि ठोस है, जो कि ठोस है, अर्थात ठोस वस्तुओं में भी ध्वनि का संचरण होता है। ठोस वस्तुओं में भी ध्वनि का संचरण जो होता है वो हो सकता है। तो यहां पर ये एक मैंने ठोस वस्तु का आपको एग्जाम्पल बता दिया है। अब साथियों में एक ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं। आप जिस डेस्क पर पढ़ाई करते हैं, जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं, उसके एक सिरे पर आपको अपने सिर को इस प्रकार रखना है कि आपका कान जो है वो टेबल को स्पर्श करे, आपका कान टेबल को स्पर्श करे। तो आप लिखेंगे, किसी मेज के एक सिरे पर अपने सिर को इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि हमारे कान या हमारा कान मेज की सतह को स्पर्श करे। और आपको करना क्या है, जो मेज का दूसरा सिरा है वहां पर अपने किसी फ्रेंड को कहना है कि वो हल्का सा उसको क्या करे, मेज को खटखटाए, हल्का सा मेज को खटखटाए। तो खटखटाने की ध्वनि जो है
यहां से होते हुए मेज के दूसरे सिरे पर जहां पर आपका कान रखा हुआ है वहां पर आपको सुनाई देगी। तो आप लिखेंगे हमें या लिख दें अपने किसी मित्र को मेज के दूसरे सिरे पर खटखटाने के लिए कहते हैं, खटखटाने के लिए कहते हैं। तो आपको खटखटाने की आवाज अपने कानों द्वारा सुनाई देगी। ऐसा नहीं कि आवाज नहीं आएगी, खटखटा यहां पर रहा है आपका फ्रेंड, पर इसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगी। तो आप लिखेंगे यह खटखटाने की ध्वनि, यह खटखटाने की ध्वनि हमें मेज के पास रखे कान के द्वारा मेज के पास रखे कान के द्वारा सुनाई देगी। सुनाई देगी यानी ये आवाज आपको सुनाई देने वाली है। मेज के पास आपने कान को रखा है, आपके कान को ये आवाज सुनाई देगी। आई बात समझ में? तो ये था साथियों सिंपल सा पॉइंट कि मतलब ठोस वस्तुओं में भी यहां पर ध्वनि का संचरण हो सकता है। मेज एक ठोस वस्तु है और ठोस वस्तु में ध्वनि का संचरण हो रहा है, यानी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। आप एक और क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। कई बार हम ये खेल खेलते हैं। हम क्या करते हैं, दो प्लास्टिक के ग्लास या प्लास्टिक के कप ले लेते हैं। एक प्लास्टिक का ये एक क्या है, प्लास्टिक का कप है और एक और प्लास्टिक का कप जो है वो इस व्यक्ति ने अपने कान के पास रखा हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ आपको प्लास्टिक के कप दिखाई दे रहे होंगे, दोनों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी। अब क्या किया गया है, अब किया यह गया है कि दोनों प्लास्टिक के कप जो हैं इनके बेस पर एक होल किया गया है और बेस पर होल करने के बाद इन दोनों ही प्लास्टिक के कप को आपस में एक डोरी के द्वारा जोड़ दिया गया है। दोनों ही प्लास्टिक के कप को आपस में डोरी के द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये बीच में मैंने क्या लगा दी है, डोरी लगा दी है। और ये क्या है साथियों, ये एक प्लास्टिक का कप है। अब एक व्यक्ति जो है उसने अपने मुख के पास, यानी एक लड़के ने क्या किया है, उस कप को अपने मुख के पास रखा है और दूसरा व्यक्ति जो है उसने इस कप को अपने कान के पास रखा है, या दूसरे लड़के ने इस कप को अपने कान के पास रखा है। तो ये लड़का जो है कप में कुछ बोलता है, तो इसके बोलने की ध्वनि जो होती है इसको इस वाले कप में सुनाई देगी, क्योंकि दोनों बीच में आपस में एक डोरी के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस कप में होने वाले कंपन जो हैं वो धीरे धीरे इस डोरी में जाएंगे और डोरी से होते हुए कंपन जब इस ग्लास में या इस कप में पहुंचते हैं तो ये बालक जो है, ये लड़का जो है, आपके द्वारा बोली गई ध्वनि को सुन सकता है, आपके द्वारा बोली गई ध्वनि को सुन सकता है, क्योंकि दोनों केस में यहाँ पर प्लास्टिक के कप यूज किए गए और दोनों को एक डोरी के द्वारा जोड़ दिया गया है।
तो डोरी क्या कर रही है, कंपन को एक कप से दूसरे कप तक लेकर जा रही है, जिसके द्वारा ये सामने वाला जो व्यक्ति है या सामने वाला जो लड़का है वो इस कप में होने वाले कंपनों को या ध्वनि को आसानी से सुन पाएगा, सुन सकता है। जैसे कि टेलीफोन होता है वैसे ये सुन रहा है कान के पास रखकर। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कंपन जो हो रहे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गैसों के बारे में कि गैसों में ध्वनि का संचरण हो सकता है। फिर हमने बात की द्रवों के बारे में कि द्रवों में भी ध्वनि का संचरण हो सकता है। फिर हमने बात की ठोस वस्तुओं के बारे में कि ठोस वस्तुओं में भी ध्वनि का संचरण हो सकता है। और हर एक चीज को समझाने के लिए मैंने आपके समक्ष अलग अलग क्रियाकलापों का उपयोग किया है, अलग अलग यहां पर एक्टिविटी का यूज करके ये आपको समझाया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपन का होना अनिवार्य है, यानी कंपन होने पर ही ध्वनि उत्पन्न होगी। कंपन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी, बट अगर कंपन नहीं हुआ तो ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होगी, तो ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होने वाली है। कंपन के बिना ध्वनि का उत्पन्न होना संभव नहीं है। इस चीज का आपको भरपूर ध्यान रखना है, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। कंपन होना जरूरी है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, अब साथ में मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी बता दी है कि ठोस वस्तुओं में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, द्रवों में भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, गैसों में भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो इन कणों के बीच में क्या होता है, कंपन स्थानांतरित होते हैं। कणों के बीच में कंपन स्थानांतरित होते हैं, इसलिए ध्वनि का संचरण होता है। चाहे ठोस की बात करो, चाहे द्रव की बात करो, चाहे गैस की बात करो, सभी में कंपन स्थानांतरित होते हैं, इसलिए ध्वनि का संचरण होता है। पर अगर निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात के अंदर कण नहीं पाए जाते हैं। कण नहीं पाए जाते तो ध्वनि का संचरण भी नहीं हो पाएगा। अब कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे फास्ट ध्वनि किसमें ट्रेवल करती है, कि ध्वनि का संचरण सबसे जल्दी किसमें होता है। इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है, विचारना है। तो देखो, ठोस के कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, इसलिए ठोस अपने कंपन को दूसरे कणों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठोसों के अंदर एक कण से दूसरे कण तक कंपनों का स्थानांतरण काफी आसानी से हो सकता है। द्रवों में कण थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए कंपन जो स्थानांतरित होते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है। गैसों की बात करते हैं, गैसों में कण सबसे ज्यादा दूर पाए जाते हैं, इसलिए कंपन स्थानांतरित होने में और ज्यादा समय लगेगा। यानी ठोस वस्तुओं के अंदर ध्वनि का संचरण सबसे जल्दी होता है, ठोस वस्तुओं के अंदर ध्वनि का संचरण सबसे फास्ट होगा। गैसों के अंदर ध्वनि का संचरण स्लो होने वाला है, धीरे से होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं द्रवों की, तो द्रवों के अंदर जो ध्वनि का संचरण होता है वो ठोस की तुलना में धीरे होता है, पर गैसों की तुलना में जल्दी होता है। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं क्रम लिखता हूं, ध्वनि की चाल का बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो, सबसे धीरे किसमें, गैसों में, गैसों से ज्यादा फास्ट द्रवों में, और द्रवों से ज्यादा फास्ट किसमें ट्रेवल करेगा, ठोस वस्तुओं में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां लिख देता हूं गैस, यहां लिख देता हूं द्रव, और यहां पर मैं लिख देता हूं ठोस। ये यहां पर आपको चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको यहां पर बताई है।
ध्वनि की चाल का बढ़ता हुआ क्रम कि सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल ठोस वस्तुओं में करेगी, सबसे स्लो ट्रेवल गैसों में करेगी। अब एक चीज और, जैसे जैसे कंपन आगे जाते हैं तो कंपन जो होते हैं वो वीक होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। जैसे किसी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं तो सबसे आगे में खड़ा रहकर पढ़ाना, तो जो बच्चा आगे वाली बेंच पर बैठा है उससे मेरी आवाज एकदम साफ सुनाई देने वाली है, क्योंकि उसके और मेरे बीच में दूरी कम है तो कंपन आसानी से पहुंच रहे हैं। लेकिन जो बच्चा लास्ट में बैठा हुआ है, क्लास के सबसे अंतिम बेंच पर बैठा हुआ है, क्या उसको मेरी ध्वनि एकदम साफ सुनाई देगी? नहीं साथियों, नहीं सुनाई देगी। उसको हो सकता है तो थोड़ी धीमे से सुनाई देगी, या सुनाई कभी कभी कुछ शब्द सुनाई भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंपन आगे जाते हैं, कंपन जो होते हैं वो कमजोर होते जाते हैं। इसलिए जो सबसे आगे व्यक्ति मेरे पास में बैठा था बेंच के, उसको तो मेरी आवाज एकदम क्लियरली सुनाई दे रही है, पर जो सबसे लास्ट में जो सबसे बैठा है उसको मेरी आवाज इतनी क्लियरली सुनाई नहीं देगी। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कंपन जो होते हैं दूरी के साथ साथ कमजोर होते जाते हैं, दूरी बढ़ने के साथ साथ कमजोर होते जाएंगे। इसलिए पीछे बैठे हुए व्यक्ति को कम सुनाई देगा या धीमे सुनाई देगा, और जो व्यक्ति आगे बैठा है बेंच पर उसको मेरी आवाज एकदम क्लियरली सुनाई देने वाली है। तो यहां तक की हम बात कर चुके हैं। अब साथियों इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि मानव शरीर के अंदर ये जो आपके अलग अलग प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। जैसे आपकी त्वचा पाई जाती है। त्वचा क्या करती है? स्पर्श को पहचानने का काम करती है, गर्म या ठंडा पहचानने का काम करती है। जीभ क्या करती है? किसी भी चीज का स्वाद पहचानने का काम करती है। नेत्र क्या करते हैं? किसी भी चीज को देखने का काम करते हैं। ठीक है। नाक क्या करता है? किसी भी चीज को सूंघने का काम करेगा, स्मेल को डिटेक्ट करेगा। वैसे आपके कान जो होते हैं ना, वो भी एक प्रकार का आपका संवेदी अंग है। वो ऐसा संवेदी अंग है जो क्या करेगा, जो आसपास की ध्वनियों को सुनने में आपकी हेल्प करेगा। कोई भी आसपास की ध्वनि होगी, उस आसपास की ध्वनि को सुनने का काम जो होता है वो आपका कान करता है या कर्ण करते हैं, जो कि आपके शरीर में 2 पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये मानव कण किस प्रकार से काम करता है, तो इसे समझने के लिए हमें क्रियाकलाप करना पड़ेगा। वो क्रियाकलाप जब हम करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि मानव का जो कान होता है वो किस प्रकार से काम करता है। इसके 3 भाग होते हैं। बाह्य भाग होता है, मध्य भाग होता है, आंतरिक कण होता है जिसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, मिड ईयर कहते हैं और इंटरनल ईयर कहते हैं। ठीक है। हालांकि आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि आपके एक कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं और दोनों कानों में मिलाकर टोटल 6 हड्डियां होती हैं। और आपके शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी जिसको स्टेपीज कहा जाता है, वो हड्डी भी आपके कान में ही पाई जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि बुक के अंदर नहीं दे रखा है, केवल आपकी जानकारी है तो मैंने बताया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है वो आपके पैरों के अंदर देखने को मिलती है, जिसे फीमर के नाम से जाना जाता है, जिसे फीमर कहा जाता है, जो आपके कूल्हे से आपके घुटनों के बीच में पाई जाती है। हर दोनों पैर के अंदर होगी, लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर होगी फीमर। ठीक है। तो ये साथियों चैप्टर था अपना 10 ध्वनि, हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आराम से हम इस चैप्टर को समझते समझते हुए, लिखते लिखते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि सिर्फ पढ़ा दिया, समझा दिया, खत्म, लिखवाया कुछ नहीं। लिखवा भी रहा हूँ, साथ साथ में बता भी रहा हूँ। तो इसके बाद मानव कण की संरचना का हम विस्तार से चर्चा साथियों अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो अब इसी के साथ में अपनी आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देने जा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी हमेशा इसी जोश उत्साह के साथ उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े रहें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।